बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं चौधरी। लो जी, स्विट्ज़रलैंड के एक बैंक में जो पाकिस्तानियों के अकाउंट हैं या गैर मुल्कियों के अकाउंट्स हैं, वो उनकी एक लिस्ट सामने आ गई है। उसमें कुछ ऐसे नाम भी हैं, ऐसे मुकद्दस अदारे के जिस पर बात करते हुए ज़बान जलती है, पर जलते हैं अगर उनकी तरफ हम जाएँ तो। अभी तो ये पहला मरला है, आगे जाके कुछ और इससे भी सामने आएंगे। हो सकता है कुछ सियासतदानों के नाम भी हों। और फिर आज मादरी ज़बान का आलमी दिन मनाया जा रहा है अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद के तहत। आलमी दिन 21 फरवरी को क्यों रखा गया, इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है? क्या ये मादरी ज़बान का जो दिन मनाया जा रहा है, इसके पीछे पाकिस्तान का कोई कह रहे हैं आप क्रूअल किरदार भी है? जो भी मामला होगा, इस पर ये एक तारीख़ी हकीकत है जो आपके गोश गुजार करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो मताला पाकिस्तान पढ़ाया जाता है उसमें बहुत सारी चीज़ें गायब कर दी जाती हैं। हमें हल्का फुल्का वो हिस्सा हमें पढ़ा दिया जाता है जो रियासत पाकिस्तान के तारीफ़ व तौसीफ़ और बर्तरी और पता नहीं क्या क्या उसमें शामिल करके वो दिखा दिया जाता है। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात, जो मोहसिन बेग वाला केस है उसमें आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काफ़ी क्लास ली है FIA की। अच्छा, असल मसला ये है कि मिस्टर जस्टिस अतर मनीला साहब की एक पुरानी जजमेंट है जिसमें उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करने का हुक्म दे रखा है, यानी SOP। और ये जो डायरेक्टर हैं FIA के जो अदालत में पेश हुए, DG पेश हुए थे, तो उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी जनाब हम अदालती जो रहनुमा असूल हैं जो अदालत ने दिए हैं उनको हम फॉलो करेंगे। और SOP वगैरह जो हैं उसमें जो पहली बात है इंक्वायरी के बगैर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, ये FIA का कानून कहता है और अदालत कहती है, अदालती फ़ैसले हैं। और फिर इंक्वायरी से पहले इंक्वायरी में शामिल करने के लिए नोटिस देंगे आप, फिर आप उसकी बात सुनेंगे, सुनवाई का मौका देंगे फरीक को, फिर जो है वो पर्चा दर्ज होगा। हमें अंधाधुंध ये पर्चा नहीं दर्ज होगा। और जो मोहसिन बेग वाला मामला है, इसमें अदालत ने पूछा कि भाई साहब वो तो उस दिन लाहौर में थे ही नहीं, आपके वज़ीर जो मुराद सईद साहब हैं, तो पर्चा कैसे दर्ज हो गया? कोई जवाब नहीं जनाब इसका। इंक्वायरी हुई? नहीं जी। क्यों नहीं हुई जी? वो जनाब इंक्वायरी अगर हम शुरू करते, नोटिस देते, तो फिर उसने शहादतें गायब कर देनी थी, शहादतों को सबोताज कर देना था मोहसिन बेग ने। वो भाई शहादतें क्या थी उसमें? उसने वो रिहाम खां की किताब है वो गायब कर देनी थी, सफ़ा 273 गायब कर देना था। क्या कर देना था? वो उन्होंने TV पे बैठ के जो फरमाया था उसका क्लिप जो है वो कैसे वो गायब कर सकते थे? आप TV वालों से ले लेते अगर वो गायब भी कर दे, वो कैसे वैसे गायब कैसे कर सकते? अदालत ने पूछा बाकी 2-3 बंदे थे वो नहीं पकड़े आपने? उन्होंने कहा जी उन्होंने कुछ किया नहीं। उन्होंने कहा जी अगर क्या हो फिर जी देख लेंगे, उनको भी पकड़ लेंगे। असल में तो सारा मोहसिन बेग के इर्द गिर्द उन्होंने ताने मारे, वही शहादतें गायब कर देनी थी इसने। और फिर डायरेक्टर साइबर क्राइम अदालत में पेश हुए, वो अदालत को कानून भी बताते रहे जनाब रियासत ने कानून बनाया, मैंने उस पर अमल दरामद किया। तो अदालत ने कहा फिर इतने की लेना आया, तेन क्यों तलब किया? आपको इसलिए तलब किया है जनाब कि आप कानून के मुताबिक काम नहीं कर रहे। FIA जो है ये इख्तियारात से तजावज़ कर रही है। वो जी मैं भी आपका बच्चा हूँ। उन्होंने कहा जी मैं ना तुम मेरे बच्चे हो ना मैं तुम्हारा बाप हूँ, हम दोनों जो है कौम की खिदमत के लिए नौकरी कर रहे हैं भाई। बहरहाल जो भी है, अब उनको दे दिया शोकाज नोटिस, 24 फरवरी को जवाब दें कि आपने इख्तियारात से किया तजावज़, पेश हों, तहरीरी तौर पर बताएं कि क्यों ना आपके ख़िलाफ़ इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई की जाए। अदालत ने कहा ये सारा वो जो सेक्शन 20 है वो उसकी बजाय 21 लगा दी है, वही बातें। और फिर अदालत ने कहा कि वो कहाँ 273 जो है उसका तो जिक्र ही नहीं किया मोहसिन बेग ने। आपने कहाँ से ले लीजिए बात? आपने क्लिप सुना है? वो एडिशनल अटार्नी जनरल ने जनाब कुछ कोशिश की, उनका जनाब एडिशनल एडवोकेट जनरल तुसी क्यों फ्रीक बन रहे हो जी, तुसी हमें बेइज्जती करवाने के चक्कर पै गए हो। ये जब इन्होंने किया ही नहीं, आपने पढ़ी है वो किताब? उनका जी नहीं। तो फिर आप कैसे वो कह रहे हैं? वो कहते हैं कि क्या एक ही सफ़ा है जिसमें जिक्र है मुराद सईद का और बाकी किताब में कोई जिक्र नहीं? वो तो बड़ी जगहों में जिक्र है उसका मुराद सईद का। बहरहाल
मुराद सईद साहब ने FIR दर्ज करवा के अपने असर और सूख से मोहसिन बेग को तो करवा दिया गिरफ्तार, लेकिन साथ ही जो कहते भंडी होना भंडी, खुद ही अपनी भंडी, वो कहते हैं ना कि मुर्गी जब अपने पैरों के साथ मिट्टी के साथ खेलती है तो अपने सिर की मिट्टी फरोल दी है तो अपने सिर की मिट्टी बांधी है। तो इस तरह की सूरत होगी। अब बार बार वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब भी इस FIR का मामला आएगा सामने तो रेहाम खां की किताब और फिर उसके सफ़े हर चीज़ जो है वो उस पर बहस होगी, जिक्र होगा। ये तो शुक्र करें, दुआ करें कि ये ख्वाहिश हो जाए, मुकदमा यही ख़त्म हो जाए, मामला FIR वाला दी झाड़ झूड़ हो जाए और मामला मुक जाए, वरना ये तो इनका वो पीछा करता रहना है, बहुत देर तक पीछा करता रहना है इस FIR ने। बहरहाल अच्छा हूँ असीं गल करते हैं मादरी जबाना की। मेरी मादरी जबान पंजाबी है, मेरा भी दिल करता पंजाबी बोलना, इदां किदां आपां मिल के हम कर लीए, इदां करिए आपां, इस तरह के लफज जोड़े ने। अच्छा जब मैं लाहौर आया तो ज़ाहिर है वो जो मेरी ज़बान थी पंजाबी वो इदां किदां वाली, तो वो मेरा बात का मजाक भी दोस्त जो थे वो बनाते थे, लेकिन वो मैंने वो उसको नहीं छोड़ा, अपने उस लबो लहजों को। और ज़ाहिर है मेरे एक साथ जो लोग आए थे उन्होंने तब्दील कर लिया अपना लहजा, लेकिन वो मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं तब्दील करूँ, मुझे ये अच्छा लगता है इस तरह बात करना। आज है मादरी ज़बानों का आलमी दिन। UN अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2010 में ये एक करारदाद के ज़रिए मंजूरी दी थी। इसका पस मंज़र जो है वो हमारी एक तलख तारीख़ है। इसका पस मंज़र पूरी दुनिया में मादरी ज़बान का जो दिन मनाया जाता है, इसमें हमारी तारीख़ है, पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान की, बांग्लादेश की। इसका पस मंज़र ये है कि कायद-ए-आज़म हज़रत मोहम्मद अली जिन्नाह जब वहाँ गए ढाका में, उन्होंने खिताब किया, वो शोर मचा जनाब ज़बान के मामले पे। तो ये इस बात को छोड़ दें, ये फिर बहुत लंबी बहस हो जाएगी कि उर्दू ज़बान सरकारी ज़बान इसको या कौमी ज़बान डिक्लेयर करना, इसके पीछे क्या तारीख़ थी, वो पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान में उर्दू ज़बान का क्या किरदार है, शुरू कहाँ से हुआ, ये ज़बान के झगड़े से बुनियाद रखी गई पाकिस्तान की दो कौमी नज़रिए की वगैरह वगैरह, ये एक अलग बड़ी लंबी बहस है। लेकिन यहाँ सिर्फ हम बात कर रहे हैं 1947 के बाद जो वाक़यात हुए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह गए वहाँ, उन्होंने कहा जनाब उर्दू ज़बान होगी, शोर मच गया। कायद-ए-आज़म का रोब शोब था, थोड़ा सा चुप रहे, लेकिन जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे जो वज़ीर आला थे मशरक़ी पाकिस्तान के, उन्होंने जब कायद-ए-आज़म के कॉल को दोहराया, जब उनके सामने मुतालबा रखा गया, उनका नहीं जी कौमी ज़बान पाकिस्तान की सिर्फ और सिर्फ, वो ख़ुद बंगाली थे, उर्दू ही होगी। फिर जनाब वहाँ पे एहतजाज शुरू हो गया स्टूडेंट्स। असल में मसला ये था कि 6 करोड़ 90 लाख टोटल पाकिस्तान दोनों की आबादी थी, यानी तकरीबन 7 करोड़ कह लें आप, 6 करोड़ 90 लाख यानी समझ लें कि आप 7 करोड़, और 4 करोड़ 40 लाख जो थे वो बंगाली बोलने वाले थे, उसमें से अक्सरियत उनकी थी, ज़ाहिर है वो। और फिर इन्होंने यूं ही क़याम पाकिस्तान के बाद वो जो स्टैंप वगैरह होते थे, टिकट शिकट डाक के, उसमें से बंगाली ज़बान वो है वो निकाल दी उन्होंने। इस तरह कोई मामले होते रहे। बहरहाल बार उन्हें ये था कि जनाब उर्दू बोलने वाले जो मगरबी पाकिस्तान वाले वो तो तकरीबन सारे ही उर्दू बोलते पढ़ते हैं, तो हम तो बंगाली में पढ़ते हैं, तो मसला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। 1956 में जो आइन बनाया, इन्होंने उसमें लिखा कि 2 ज़बानें होंगी पाकिस्तान की कौमी ज़बानें, उर्दू और बंगला, लेकिन रौला पहले भर चुका हुआ था। फिर जनाब ये हुआ कि 1952 में ये जो तहरीक है जो ज़ोरों पे थी, और उन्होंने एहतजाज किया, और एहतजाज करते हुए उन्होंने आम हड़ताल का ऐलान कर दिया। और 21 फरवरी 1952 को ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बाहर निकले हैं, दफ़ा 144 लगी हुई थी। अब वो कहते हैं कि ना फायरिंग हुई है, पुलिस ने रोकने के लिए उस जुलूस को फायरिंग शायरिंग की है, और वो कहते हैं इस तहरीक के दौरान उनका अपना ख्याल है, ये बंगाली कहते हैं, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं इस ज़बान पे, अब्दुल मतीन वगैरह ने और दीगर ने, वो 40 लोग कहते हैं कि 40 लोग जो हैं वो शहीद हुए इस तहरीक के दौरान। और 21 फरवरी को वहाँ यौम शहदा मनाया जाता है। 21 फरवरी आज के दिन
बांग्लादेश में शोहदाए ज़बान कह लें आप, वो दिन मनाया जाता है। खैर वो आइन में हो गया, शामिल होगी ज़बान, बंगला को अहमियत है, लेकिन वो मुतमईन नहीं, दोबारा लेकर वो रखना पड़ गया। कहते ना दरार आ गई शीशे में, तो दोबारा वो जुड़ी नहीं। फिर ये जब कोफी अन्नान थे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, तो यहाँ से कुछ ख़त गए बंगालियों के, बांग्लादेश के 2 शहरियों ने ख़त लिखा कोफी अन्नान को और सारी ज़ाहिर दास्तान लिखी। तो फिर यूनेस्को ने 21 फरवरी को ये यौम मादरी ज़बान, ठीक है, जिन्होंने माँ बोली ऐसे करने का, वो दिन डिक्लेयर कर था। लेकिन जनरल असम्बली ने 2010 में एक करारदाद मंजूर की और फिर ये मादरी ज़बानों का दिन जो है ये शुरू हो गया। अब देखें 21 फरवरी पूरी दुनिया में मनाया और 21 फरवरी में बांग्लादेश यौम शोहदा, अगर दोनों को मिलाएं तो फिर मगरबी पाकिस्तान वालों का कुछ हिस्सा तो बनता है इसमें, बेशक नेगेटिव ही सही, लेकिन किरदार तो है हमारा भी। अच्छा, अब आते हैं जनाब हम उस मामले की तरफ जिसका बड़ा शोर मचा हुआ है कि जनाब 18,000 वो थे अकाउंट्स जो हैं वो मिल गए हैं जनाब, उनके लीक हो गए हैं। 47 मीडिया अदारे जो हैं पूरी दुनिया के, उन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट जो है उसके तहत इनकी छानबीन की है। पाकिस्तान के कितने हैं? बहुत सारे हैं जी कहते हैं, लेकिन अभी 2-3 नाम ही सामने आए। एक तो अख्तर अब्दुर्रहमान साहब DGI-SI थे जनरल, वो शहीद हो गए थे ज़िया हक वाले त्यारे में हादसे में, और अफ़गानिस्तान के जिहाद में बड़ा किरदार था उनका, इसको भी देखते हैं। और फिर जनरल जो हैं ज़हत अली अकबर साहब, वो इंजीनियरिंग कोर्स से थे और फिर वो न्यूक्लियर जो पाकिस्तान का कंस्ट्रक्शन का काम था वो भी उनकी निगरानी में हुआ। फिर वो PCB के चेयरमैन रहे, वर्ल्ड कप उनकी निगरानी में जीता। अच्छा, जनरल साहब के हवाले से ये है कि जनाब उनके वो आपको पता है नैब ने गिरफ़्तार भी कर लिया था उन्हें 2013 में, बोस्निया से गिरफ़्तार किया था इंटरपोल के ज़रिए। उन पर इल्ज़ाम ये था कि 26 करोड़ 76 लाख के असासे गैर कानूनी हैं उनके, और जब वो पकड़े गए तो फिर उन्होंने कर ली कोई डील की, प्री बारगेनिंग वाली डील। और मुझे याद पड़ता है कि ये केस जो है ना प्री बारगेनिंग वाला, ये अज़मत सईद साहब ने भी सुना था 2013 के बाद की बात है। बहरहाल 26 करोड़ 76 लाख की करप्शन के इल्ज़ाम थे और 9 करोड़ में वो डील हो गई थी। चलो जी मौज करो, कोई गल नहीं, खैर। अब वो जो हैं इसी डील यार जो ना बड़े फौजी अफसरान, इनकी डील शील कोई मुश्किल नहीं होती आसानी के साथ। एडमिरल मंसूर अल हक साहब जो हैं वो आपको याद होगा 1995 में 3 जहाज़ों के सौदे में उन्होंने 1 अरब 85 करोड़ रुपए घपला किया था और भाग गए थे। फिर गिरफ़्तार करके लाए उनको, और डील पता कितने में हुई थी? 45 करोड़ 75 लाख में। 1 अरब 85 करोड़ में से 45 अरब दे के, यानी 1.5 अरब रुपया दिखाया रहा, बाकी बस 45 करोड़ 46 करोड़ के नाल काम सीधा पता कर लो तो अल्लाह ते खैर सल्ला। और जो ज़हद अली अकबर साहब हैं उनके जो है ना 1 करोड़ 55 लाख रुपए जो है वो 2004 से 6 तक वहाँ ऑपरेट करते रहे। ये तो वो डॉलर नहीं है, वो हैं स्विस फ्रैंक, और 2 अरब 96 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, वो वहाँ जाते रहे आते रहे। बहरहाल अब वो उनको न्याय एक दफ़ा पकड़ के छोड़ चुका हुआ है, अब किसने पकड़ना है, क्या करना है। और ये सबसे ज़्यादा इसमें जो कुछ अकाउंट हैं वो 1940 के भी हैं, वो जो तफसीलात सामने आई हैं 1940 के पुराने कुबाबे। वजह यह थी कि वो सीक्रेसी, जो स्विस बैंक हैं वो सीक्रेसी, वो देते नहीं किसी को जनाब कितने पैसे हैं कितने नहीं हैं। सबसे ज़्यादा इस रिपोर्ट के मुताबिक 2007 और 2008 में वहाँ अकाउंट खोले गए हैं, और बंद सबसे ज़्यादा हुए हैं 2014 में। 2014 में इसलिए बंद हुए हैं कि वहाँ एक कानून बना दिया स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत ने कि जिन ममालिक के शहरियों के ये अकाउंट्स हैं वो कर सकते हैं तफसीलात का तबादला, जो टैक्स से काम है
वो तफसीलात का तबादला जो है वो कर सकते हैं स्विस बैंकों के साथ। उससे फिर लोग हो गए खौफज़दा, और खौफज़दा होकर फिर वो उन्होंने निकाल ली अपने। अच्छा, इसमें अजीब दिलचस्प बात यह है कि मशरिक़ वस्ता और जो थर्ड कंट्रीज़ के लोग हैं उनके ज़्यादा पैसे हैं। वैसे वो मेरे लिए हैरानी की बात थी कि हमारे यहाँ करोड़ों में लोगों के पैसे थे, और वहाँ जो काज़ाकिस्तान के सदर और उसके बच्चों के हैं वो $1,00,000 सिर्फ, वो यानी कि उंगली कटवा के शहीदां च बेचारे शामिल हुए, नस्ब जाई करके उन्होंने भी शामिल हुए। बहरहाल इसमें अख्तर अब्दुर्रहमान साहब जिनका मैंने जिक्र किया है अफ़गानिस्तान के जिहाद में, वो कहते हैं जनाब 1985 और 86 में उन्होंने अपने बच्चों के कोई मुश्तरका अकाउंट वहाँ खुलवाए हैं। एक में 3.7 मिलियन और दूसरे में 9.2 मिलियन, यानी 10-12 मिलियन डॉलर का मामला सी। वो बहरहाल वो तरदीद कर रहे हैं उनके बच्चे के हमारे कोई ऐसा मामला नहीं, लेकिन अगर रिपोर्ट्स में ये चीज़ सामने आ रही है तो कोई ना कोई होगी। इस पे पता नहीं पैका लगता है कि नहीं लगता, वो जो कानून इन्होंने तरमीम शमीम की है। लेकिन अब ये मैं नहीं कह रहा, ये तो भाई रिपोर्ट है जो छपी है और मुख्तलिफ़ अखबारात ने उसके मुख्तलिफ़ एंगल से उसको छापा है। तो इसमें ज़रदारी साहब का भी आपको याद होगा कई दहाई तक ज़रदारी साहब का नाम जो है 1990 से शुरू हुआ, और फिर नवाज शरीफ के आखिरी दौर में, बल्कि इन्हीं के दौर में, ज़रदारी साहब के दौर में स्विस अकाउंट जनाब शायद वो कहते हैं $60 मिलियन वहाँ रखे हुए हैं। वो फिर खबरें आनी जनाब के जुर्माना हो गया पता नहीं $50,000 और $11 मिलियन पाकिस्तान को वापस कर दें। मुझे स्टेट ने हुक्म दे दिया, जनाब इन्होंने कहा कि मेरा तो वो याददाश्त का कोई मसला है, ये जमा करवा दिया। बड़े लेटर लिखे जी, लेटर आए। अच्छा, वो जो दस्तावेज़ात सामने आई थी उसमें कुछ अजीबोगरीब चीज़ें भी थी उसमें। वो जनाब वो पता नहीं अमेर कंपनी और ज़ुबैर कंपनी और पता नहीं कैडी कंपनी के नाम पे उन्होंने ये कर दिए और वो कर दिए। ज़रदारी साहब का एक दस्तावेज़ ऐसी भी सामने आई थी ज़रदारी साहब की, वो उन दिनों लांडी जेल में थे और दस्तावेज़ ये शो कर रही थी वो स्विट्ज़रलैंड में साइन करके आए हुए। वो दस्तावेज़ पे साइन थे, लेकिन वो उस दिनों लांडी जेल में थे। कुछ लोगों का ख्याल है जेल काम की मिली भगत से वो, बहरहाल जो भी है उसमें ज़रदारी साहब पर भी जो इल्ज़ाम रहा है कि $60 मिलियन का अकाउंट। फिर वो कुछ फुटेज सामने आई, वाजिद शमसल हसन जो हमारे सफ़ीर थे, हाई कमिश्नर थे लंदन में, वो और डॉक्टर दानिशवर मलक जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे, वो स्विट्ज़रलैंड में कुछ बक्से एक गाड़ी में रखते नज़र आ रहे हैं। जनाब के अकाउंट जो है वो रिकॉर्ड गैप किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, वो नहीं किया जा रहा। अब इससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि ज़रदारी अगर ये लिस्ट जो है 100% शाया होती है सारी, तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि ज़रदारी साहब पे जो इनका मीडिया ट्रायल होता रहा है ये किस हद तक दुरुस्त था और किस हद तक गलत था। बहरहाल इसमें जो सरदस्त नाम सामने आए हैं वो तो रिटायर्ड जनरलों के ही हैं, और ये वो लोग हैं जिनके बारे में हमारा मीडिया भी डरता है, मेरे जैसे लोग भी डरते हैं, और फिर ज़ाहिर है कवानीन भी बड़े सख्त है। रिटायर्ड लोगों को मुशर्रफ साहब का आपको पता ही है, अभी चंद दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा हुक्म जारी किया कि जनाब उनके जो गैर कानूनी सासाजात हैं उनकी ज़रा इंक्वायरी तो करो। वो कहते हैं मुझे जनाब किंग अब्दुल्ला ने, मेरा भाई था, पता नहीं कितने $1 मिलियन मुझे दे दिए, ले भाई जी ले जाओ। और वो जो दरख्वास्त गुज़ार हैं वो कहते हैं कि जनाब अली इन्होंने तो वो लोगों को पकड़ पकड़ के अमेरिका के हवाले किया और पैसे कमाए अपनी जेब में डाले, और फिर उन्होंने तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से और किस किस साहब ने, जो हमारा मुकद्दस अदारा है उसके अफसरों ने कहाँ कहाँ से कितने कितने 80 प्लाट 85 प्लाट इस तरह की बातें। बहरहाल अब ये जो चीज़ सामने आई है इसके बाद हुकूमत पाकिस्तान क्या किरदार अदा करती है। वो जो 2014 का कानून है स्विट्ज़रलैंड का, उसके तहत ये रकम वापस लाने के लिए या टैक्सों की अदायगी के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि तमाम अकाउंट जो है वो जाली हों, जाली कह दिया 2 नंबरी के साथ बनाए गए हों, गैर कानूनी हो, कुछ दुरुस्त भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।